जेपीपीसीएस का पेपर देखते हैं हम लोग। आपको पता है कि समय कम है, 7 से 8 दिसंबर जो पेपर था वो लगभग 22 दिसंबर को या जो होता 23 दिसंबर, 2 डेट में जो होता पेपर होने की संभावना पीसीएस की होगी, क्योंकि 1 शिफ्ट में कराने के 2 ही समय ये खाली है सरकार के द्वारा। तो हम उन क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे जो 60 क्वेश्चन रिवीजन है, ये जो होता है पीडीएफ आपका, और इसमें देखेंगे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बनाया गया है जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और इसको पढ़ लेंगे 50 से 60 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की पूरी फुल गारंटी हो जाएगी आपकी, ठीक है, हमारी पूरी फुल गारंटी। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। भारत के स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नामों की सूची है यहाँ पर, ठीक है। जो भारत के स्थानांतरण कृषि होती है वो स्थानीय नामों की सूची है। यहाँ पर देखेंगे झूम खेती कहाँ हो जाती है, उत्तरी पूर्वी भारत में होती है। बेबर और दहियार कृषि ये होती है बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाले हिस्से में। दीपा कहाँ होती है, बस्तर में। जरा और एरका कृषि कहाँ होती है, दक्षिणी राज्य में। बत्रा कहाँ होती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। पोडू कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में। कुमारी कहाँ होती है, केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में, केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में। कमन, बिंगा और धाबी ये उड़ीसा में होती है, ठीक है। ये भारत की स्थानांतरण कृषि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा फिर से। झूमा जो होती है देखेंगे, जो झूम खेती होती है वो उत्तरी पूर्वी भारत। बेबर और दहियार बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में। दीपा बस्तर में। जरा और एरका दक्षिणी राज्य में। बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। पोंडू जो होती है आंध्र प्रदेश में। कुमारी जो होती है केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में। कमन, बिंगा और धाबी ये उड़ीसा में होती है, ठीक है, ये उड़ीसा में होती है। और देखेंगे वहीं पर विश्व में स्थानांतरित कृषि, वो तो भारत में होगी। जो विश्व के स्थानांतरित कृषि है उनका स्थानीय नाम क्या है। रे कहाँ होती है, वियतनाम। मसोले कांगो जिसे जैरे नदी घाटी के किनारे होती है। फंग भूमध्यरेखीय अफ्रीकी देश में, भूमध्यरेखीय अफ्रीकी देश में। लोगन पश्चिमी अफ्रीका में। मिल्पा कहाँ होती है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका के बीच में। मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका के बीच में। कोनिको वेनेजुएला में। रोका ये ब्राज़ील में होती है, ठीक है, रोका खेती कहाँ होती है, ब्राज़ील में। और चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे चेतेमिनी जो होती है युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। लदांग कहाँ होती है, जावा और इंडोनेशिया, ठीक है। लदांग खेती कहाँ होती है, जावा और इंडोनेशिया में होती है, ठीक है। ये जो होती है विश्व के स्थानांतरित कृषि हैं। आगे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया की 5 सबसे बड़ी लौह अयस्क खाद्यान्न है, जो बार बार पीसीएस आरओ में पूछता है, याद रखिएगा। माउंट न्यूमैन संयुक्त उद्यम है। जिम्बलबार हब है। एरिया सी माइन है। साउथ फ्लैंक परियोजना है। ग्रेटर टॉम प्राइन माइन है। ये जो होती है ऑस्ट्रेलिया की जो होती है 5 सबसे बड़ी लौह अयस्क परियोजना होती है, ठीक है। ये आगे चलेंगे देखेंगे। अफ्रीका के 5 सबसे बड़े पर्वत जो होते हैं आरोही क्रम में लगाने के लिए कभी कभी पीसीएस में दे देता है, कभी कभी आरओ में देता है। तो 5 जो था आरोही क्रम में लगाना है, देखेंगे। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। इसके बाद माउंट केन्या होती है, केन्या में पड़ती है, 5199। फिर माउंट स्टेनली युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पाई जाती है, 5109। फिर माउंट स्पीक ये होती है युगांडा में पाई जाती है, 4890 मीटर। फिर माउंट बेकर युगांडा में पाई जाती है, 4844 मीटर, ठीक है। तो ये पर्वत जो होता है अफ्रीका के 5 बड़े पर्वत हैं जिनका आरोही क्रम में पूछता है। तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया, माउंट केन्या, माउंट स्टेनली युगांडा और कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, माउंट स्पीके युगांडा, ठीक है, 4890। माउंट बेकर युगांडा 4844 मीटर होती है, ठीक है। इसके बाद जो होता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो होते हैं प्रमुख नदियाँ उनकी अवस्थिति पूछता है, जो उत्तरी अमेरिका की, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन आप इसे नोट्स बनाते रहेंगे, नोट्स बनाएंगे जिससे आपको आगे पढ़ सके। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वनडे के एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा, लेकिन 50 से 60 क्वेश्चन जो होता है इसी से जगह से पूछा जाएगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो होता है प्रमुख नदियाँ और उनकी स्थिति। मिसिसिपी मिसौरी नदी जो होता है, यहाँ मिसिसिपी मिसौरी नदी 2 अलग अलग नदियाँ हैं, किंतु एक साथ मिलकर विश्व का जो होता है 4था सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। ये नदी डेल्टा
जो जो डेल्टा होती है वो पक्षी के पंजे के समान बनता है, ये उत्तरी अमेरिका में बहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया पक्षी के पंजे के आकार की डेल्टा कौन नदी बनाती है, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है। ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में बहती है। कहाँ बहती है, उत्तरी अमेरिका में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका में बहती है। आगे देखेंगे रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी देखेंगे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। किसके बीच में बनाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। किस महाद्वीप की है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। कौन, रियो ग्रांडे नदी। सीमा याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के जो बीच की सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी। आगे चलेंगे, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी जो था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि ये विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। ठीक है, सेंट लॉरेंस जो था विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। ये विश्व प्रसिद्ध यही पर जो था, क्या पूछा जाता है, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नियाग्रा जलप्रपात जो होता है किस महाद्वीप में है, तो अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और किस नदी पर है, तो सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी पर जो होता है स्थित है। याद रखिएगा, अगर नदी पूछा जाएगा तो सेंट लॉरेंस नदी पर, और प्रपात नियाग्रा जलप्रपात किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, आगे देखेंगे कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी देखिए, कोलोरेडो नदी जो था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम हिस्से में बहती है। ठीक है, कोलोरेडो नदी जो थी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम हिस्से में बहती है। ये विश्वविख्यात ग्रैंड कैनियन, ठीक है, ग्रैंड कैनियन तथा हूबर बांध कोलोरेडो नदी पर स्थित है। ठीक है, ग्रैंड कैनियन तथा हूबर बांध जो था कोलोरेडो नदी पर ही स्थित है, ये याद रखिएगा। कोलोरेडो नदी कहाँ बहती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम हिस्से में बहती है। विश्वविख्यात ग्रेट कैनियन और हूबर बांध कोलोराडो नदी पर जो होता है स्थित दिखाई देंगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र। याद रखें, एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम में हो। छठा क्वेश्चन होता है भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र। पूरे 150 क्वेश्चन जो था आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरे 150 में 150, और डेली आपको करंट अफेयर मिलता है, वहाँ पर करंट अफेयर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ डेली क्वेश्चन जो होता है 150 क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। और पूरी गारंटी देते हैं कि 4 वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, 4 वीडियो आपको दिया जाएगा यूपी सीरीज का, पीसीएस का, और इसमें से जो था 100% बता रहे हैं कि 50 से 60 क्वेश्चन जो होता है यहीं से फंसेंगे। फिर अगर नहीं फंसते तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल में रानीगंज। पश्चिम बंगाल में कौन पड़ता है, रानीगंज। ये भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है वो भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। झारखंड झरिया सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा कोयला खदान क्षेत्र है। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, करड़पुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज, ये सभी कहाँ है, झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है, याद रखिएगा। बोकारो है, यहाँ पर धनबाद है, गिरिडीह है, करड़पुरा है, रामगढ़ है, डाल्टनगंज है, ये सभी जो होते हैं। ठीक है, उड़ीसा में देखेंगे तालचेर, हिमगिरी, रामपुर, ये उड़ीसा क्षेत्र में होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में देखेंगे कांतापल्ली, तेलंगाना में देखेंगे सिंगरेनी। ठीक, तेलंगाना में कौन है, सिंगरेनी। और याद रखिएगा, सिंगरेनी बहुत बार पूछा गया कि सिंगरेनी कोयला खदान कहाँ है, तेलंगाना में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया सिंगरेनी। और यहाँ पर कोरबा पूछा गया है, कोरबा, बिश्रामपुर, सोनहत, झिलमिल, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कोरबा ज़्यादा पूछा गया, ये दोनों नहीं पूछा गया। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक, कांतापल्ली आंध्र प्रदेश में, सिंगरेनी जो होता है तेलंगाना में। ये सभी के सभी जो होते हैं, नोट्स कर लीजिएगा, कोयला खाद्यान्न क्षेत्र हैं। ठीक है, कोयला खाद्यान्न क्षेत्र हैं। ये चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वनडे एग्जाम की तो बात अलग है, वनडे एग्जाम वाले तो आप इसको लिख सकते हैं। पीसीएस में जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मिलान करने के लिए होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर उनके लिए बन जाता है। अगले क्वेश्चन भी ध्यान देखेंगे। अगला देखेंगे 7वां क्वेश्चन जो आपका बनता है वो आपका बनता है महाद्वीप। तो 7वां क्वेश्चन में देखेंगे आपका अफ्रीकी महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बताते हैं, जो अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदियां हैं
कौन कौन सी? पहली नदी जो होती है नाइजर नदी। नाइजर नदी बहुत बार पूछा गया। नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है। ये नदी गिनी के खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? गिनी के खाड़ी में गिरती है। तेल नदी के नाम से यह विख्यात है। याद रखिएगा, कौन सा नदी तेल नदी कहलाती है? नाइजर। नाइजर जो होती है, नाइजर नदी जो होती है तेल नदी के नाम से जो होता है विख्यात है। तो ये जो होती कहाँ पर? ये गिनी की खाड़ी में गिरती है। अफ्रीका से बहती है और गिनी के खाड़ी में गिरती है। इसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरी नदी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जो होती है अफ्रीका की नदी ही, आपको पता है। ये विक्टोरिया जलप्रपात और करीबाबाद इसी नदी पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, विक्टोरियाबाद और करीबाबाद। हमने दो चीज़ को हमने हमेशा रखा है, विक्टोरियाबाद और करीबाबाद किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। किस महाद्वीप में? अफ्रीकी महाद्वीप में। ठीक है, तो अफ्रीकी महाद्वीप की नदियां हैं विक्टोरिया जलप्रपात और करीबाबाद इसी नदी पर क्या है? स्थित हैं। आगे चलेंगे। कांगो और जायरे नदी। याद रखिए, कांगो और जायरे नदी। ये नदी जो थी अफ्रीका में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कांगो और जायरे नदियाँ एक ही नदी है, कांगो अथवा जायरे नदी। ये जो थी विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं। विश्व प्रसिद्ध जो होता है स्टेनले, यही क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में। स्टेनले और लिविंग स्टोन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो या जायरे नदी पर स्थित है। ठीक है, स्टेनले विश्व प्रसिद्ध है। स्टेनले और लिविंग स्टोन जलप्रपात समीक्षा में पूछा गया है। ये किस नदी पर स्थित है? तो बता दें कांगो या जायरे नदी पर स्थित है। ठीक है, यह अफ्रीका में स्थित है। विषुवत रेखा को ये 2 बार नदी काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है। कौन नदी? कांगो और जायरे नदी। अगला नदी जो होता है अफ्रीका की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी देखेंगे। लिम्पोपो नदी के बारे में देखेंगे। लिम्पोपो नदी जो होता है दक्षिणी अफ्रीका में जो होता है हाई वेल्ड से निकलती है। ये नदी जो होता है मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को क्या कर रही है? 2 बार काटती है। याद रखिएगा, मकर रेखा को 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो जायरे। मकर रेखा को 2 बार काटती कौन है? लिम्पोपो नदी। याद रखिएगा, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। ठीक है, तो ये हो गया अफ्रीका की 7वां क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप से। 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 8वें क्वेश्चन विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। 8वां क्वेश्चन जो पीसीएस में बनता है, आरओ में बनता है, विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त के बारे में। पहली गर्त जो होती है मेरियाना गर्त। देख रहे हैं, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर की पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर जो होता है इनकी लगभग एक निरंतर श्रृंखला मिलती है, जिसे हम मेरियाना गर्त का सबसे गहरा गर्त माना जाता है। याद रखिए, प्रशांत महासागर में सबसे पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर ये स्थित है मेरियाना गर्त जो होता है। विश्व का सबसे गहरा गर्त जो होता है मेरियाना गर्त है, ये भी जान लेना, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था कि मेरियाना गर्त किसके पूर्व में स्थित है? फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई जो होती है 11,034 मीटर है। ठीक है, 11,034 मीटर है। फिलीपींस के पूर्व में स्थित है ये 11,034 मीटर पर जो होता है ये स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे टोंगा गर्त। टोंगा गर्त की बात करते हैं। टोंगा गर्त द्वीप समूह जो होता है पूर्व से दक्षिण पश्चिमी महासागर में स्थित है। टोंगा द्वीप जो होता है समूह के जो होता है पूर्व से दक्षिण पश्चिम जो होता है महासागर में जो होता है स्थित है। कौन? टोंगा गर्त। ठीक है, सुंडा गर्त कई बार क्वेश्चन पूछा गया। सुंडा गर्त याद रखिएगा, सुंडा गर्त मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पहले जावा गर्त कहलाता था। सुंडा गर्त को हम क्या कहते थे? जावा गर्त कहते थे। ठीक है, ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप के दक्षिण में, जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है और हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन है? सुंडा गर्त। ठीक है, इस गर्त की सर्वाधिक गहराई कितनी है? 7,725 मीटर, लगभग 25,344 फुट गहराई है। ठीक है, तो 7,725 मीटर जो होता है याद रखिएगा इसे। सबसे गहरा बिंदु है किसका? हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, अगला है पोर्टोरिको गर्त। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। पोर्टोरिको गर्त एक कैरिबियन और अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है। पोर्टोरिको गर्त जो होता है किसमें? कैरिबियन और अटलांटिक महासागर की सीमा पर जो होता है स्थित दिखाई देता है। कौन? पोर्टोरिको गर्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, कैरिबियन और अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है। ठीक है, पोर्टोरिको गर्त। ये क्वेश्चन पूछा। आगे देखेंगे हम लोग। 9वां क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? भारत का प्रमुख महत्वपूर्ण मिट्टियाँ ये जो होती है
समीक्षा अधिकारी में 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था वहाँ पर जो था यहाँ से जो था 2 क्वेश्चन पूछे गए थे भारत की मिट्टियाँ से। तो ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोअर पीसीएस और समीक्षा में कृषि से एग्रीकल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो होता है एग्रीकल्चर और कृषि को देखते हैं। मिट्टियाँ जो थी अगली बार पूछी गई थी, इसलिए हम लोग मिट्टियाँ को जो होता है इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलते हैं मिट्टियाँ की जो होता है चर्चा करते हैं। देखेंगे लाल और पीली मिट्टी। पहली बात लाल और पीली मिट्टी की बात करें। चलिए लाल और पीली मिट्टी देखिए, ये मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टली आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों से कौन सी मिट्टी विकसित होती है? लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, दक्कन के पठार और पूर्वी दक्षिणी भाग में जो होता है स्थित होती है। दक्कन के पठार और पूर्वी भाग में पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी भाग में। ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.6% हिस्सा कवर करती है। भारत के लगभग भौगोलिक क्षेत्र का 10.6% हिस्सा जो होता है ये क्या करती है? कवर करती हैं। ये मिट्टियाँ पोटास से समृद्ध हैं, लेकिन पोटास में इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। याद रखिएगा, पोटास की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी में, लेकिन फास्फोरस, ह्यूमस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। याद रखिए ना, इनकी कमी पाई जाती है। किसकी? फास्फोरस, ह्यूमस, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की जो होती है सबसे कमी पाई जाती है लाल मिट्टी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा। आगे चलेंगे, काली मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए काली मिट्टी की बात करते हैं तो हम देखिए काली मिट्टी में स्वयं जुताई करने का गुण होता है। इसे रेगुर, कपासी या उष्णकटिबंधीय चेनोजम भी कहा जाता है। काली मिट्टी का नाम रेगुर मिट्टी है, या इसे आप कपासी मिट्टी कह सकते हैं, या उष्णकटिबंधीय चेनोजम भी कहा जाता है इस मिट्टी को, काली मिट्टी को। याद रखना, स्वयं जुताई करने का गुण इसमें होता है। कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का गहन खेती की जाती है। कहने का मतलब अगर कपास की खेती करना है तो काली मिट्टी में अच्छी खेती होती है इसकी। ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है काली मिट्टी? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। याद रखना, यूपी परीक्षा देना, यूपी मत मार दीजिएगा। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में पाई जाती है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो होता है काली मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, फास्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। लेकिन काली मिट्टी में चूना हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम प्रचुर अधिक मात्रा में पाया जाता है। लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जो होता है यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो होता है पाया जाता है। किसमें? काली मिट्टी में। ठीक है, लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं। अगला मिट्टी लेटराइट मिट्टी पूछा गया है। तो आपको बता दें, ये 200 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ होती है। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र होती है, जैसे यहाँ चूना और सिलिका के निच्छलन से उत्पन्न होता है। किसके? चूना और सिलिका के निच्छलन से। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो तक प्रचुरता होती है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है लेटराइट मिट्टी में? लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। परंतु इसमें जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, चूना, कार्बन तत्वों की जो होती है क्या होती है? कमी पाई जाती है। ठीक है, कमी और अधिकता दोनों याद रखिएगा, किस मिट्टी में क्या कमी पा रही है, क्या अधिकता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर। ठीक है, ये मिट्टी जो था मुख्य तौर पर पूर्वी घाट के राजमहल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा और मेघालय की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? ये मुख्य तौर पर जो था पूर्वी घाट के राजमहल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा व मेघालय की पहाड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिए लेटराइट मिट्टी। चलिए ये मिट्टी हो गया। अब हम 10वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यूरोप की प्रमुख नदियां और उनकी विशेषताएं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जो यूरोप की प्रमुख नदी हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं यहाँ पर देखेंगे। पहली नदी हम आप घटना करते हैं वोल्गा नदी। ठीक है, वोल्गा नदी की चर्चा करते हैं। चलिए, वोल्गा नदी ये रूस की बलदाई पहाड़ियों से निकलती है। ठीक, कहाँ से निकलती हैं? जो रूस होता है, रूस की बलदाई पहाड़ियों से निकलती हैं और कैस्पियन सागर में गिरती हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। जो होती है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। याद रखना, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा नदी है। कहाँ से निकलती है? रूस के बलदाई पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है,
वोल्गा नदी को बाल्टिक सागर को जो होता है कैस्पियन सागर से जोड़ती है। वोल्गा नदी किसको? बाल्टिक सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ती है। ऐतिहासिक रूप से रूसी संस्कृत व्यापार और नौवहन के लिए जो था ये आवश्यक रही है। ठीक है, अगर इतिहास में देखा जाए, ऐतिहासिक रूप से इसे देखा जाए तो रूस के लिए जो था सांस्कृतिक कार्य, व्यापार और नौवहन के लिए जो था ये बहुत आवश्यक रही है। कौन नदी? वोल्गा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जोड़ती किसको है? कहाँ निकलती है, कहाँ से गिरती है और कौन सी नदी है। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, बल्दाई पहाड़ी से निकलती है, रूस के बल्दाई पहाड़ी से कैस्पियन सागर में गिरती है और बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर दोनों को क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, ये वोल्गा नदी, इतना याद रखिएगा। आगे देखेंगे डेन्यूब नदी। ठीक है, कौन सा? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो होता है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। याद रखना, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है डेन्यूब नदी। ये कई बार पूछा गया है। डेन्यूब नदी जो होती है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है? काला सागर में गिरती है। ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन? डेन्यूब नदी। यह व्यापार पारगमन के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो अपनी लगभग 2850 किलोमीटर लंबाई से 10 देशों से होकर जो होता है ये गुजरता है। ठीक है, 2850 किलोमीटर लंबाई में जो होता है 10 देशों से होकर क्या करता है? गुजरता है। डेन्यूब नदी जो होता है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, डेन्यूब नदी क्या? एक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में क्या किया गया है? इसे शामिल किया गया है, डेन्यूब नदी को। याद रखिएगा, डेन्यूब नदी। अगला देखेंगे राइन नदी। राइन नदी देखेंगे। राइन नदी जो था स्विस अल्प्स में उद्गम से जो होता उत्तरी सागर में बहकर जर्मनी के नीदरलैंड से अलग करती है। जो राइन नदी होती है वो जो थे अल्प्स से में जो होता है अपने उद्गम से उत्तरी सागर में बह जाती है और जर्मनी को नीदरलैंड से अलग करती है। ये याद रखिएगा, जर्मनी को नीदरलैंड से अलग कौन नदी करती है? तो राइन नदी। यहीं से ज़्यादा एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि जर्मनी से नीदरलैंड किस नदी के द्वारा अलग होता है? तो राइन नदी इनके बीच में आती है, राइन नदी के द्वारा अलग होता है। यूरोप का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है जो 1233 किलोमीटर तक फैला हुआ नदी है। ठीक है, सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्ग में से तो सबसे ज़्यादा यहाँ से नीदरलैंड को जर्मनी या जर्मनी को नीदरलैंड से कौन सा नदी अलग करती है? तो आप मानेंगे राइन नदी। राइन नदी सबसे व्यस्तम। ठीक है, आगे देखेंगे लोयर नदी। लोयर नदी, ठीक है, ये फ्रांसीसी सेवेनेस पर्वतमाला लोयर नदी का स्रोत है जो अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी, बस इतना ही याद रखिएगा, ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी को लोयर नदी कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस की सबसे लंबी नदी लोयर नदी। पो नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया पो नदी। ठीक है, लोयर नहीं पूछा गया लेकिन पो पूछा गया है। इतावली कोट्टियम अल्पस पो नदी का स्रोत है, याद रखें, ये पूछा गया यही था। इतालवी कुट्टियन अल्पस जो पो नदी का स्रोत है वहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है पो नदी? एड्रियाटिक सागर में गिरती है। पो नदी कोट्टियम अल्पस पो से निकलती है और एड्रियाटिक सागर में जाकर के क्या करती है? गिर जाती है। एड्रियाटिक सागर में जाकर के क्या करती है? गिर जाती है। और ये इटली की सबसे लंबी नदी है। पो नदी इटली की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 652 किलोमीटर से अधिक है। इसकी लंबाई क्या है? 652 किलोमीटर से जो होता है अधिक नदी है पो नदी का। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखेंगे जो होता है हम लोग विश्व के जो होता है जलप्रपात की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के जलप्रपात। अभी नदी देखें, पर्वत देखें और जलप्रपात देखेंगे। सबका अलग अलग पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, जिसका जो क्वेश्चन होगा वहाँ पर अलग अलग दिखा जाएगा। और आपसे हमने बता दिया कि 50 से 60 क्वेश्चन की इसमें गारंटी होती है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे। यहाँ जलप्रपात में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला जो होता है नियाग्रा फॉल्स या नियाग्रा जलपात प्रपात। ठीक है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा करता है नियाग्रा। याद रखना, किसकी सीमा बनाता है नियाग्रा जलप्रपात? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो था अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और न्यूयॉर्क राज्य
और ओंटारियो प्रांत में स्थित है। और ये तीन झरनों का सामूहिक नाम है नियाग्रा प्रपात फॉल्स। कितने झरनों का नाम है? 3 झरनों का जो होता है ये सामूहिक नाम है नियाग्रा जलप्रपात। न्यूयॉर्क राज्य और ओंटारियो प्रांत में क्या है, नियाग्रा फॉल्स स्थित है, याद रखिएगा। अलग किसे करता है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नियाग्रा जलप्रपात। आगे देखेंगे विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स के बारे में बात करें तो ये जो होता है CNN द्वारा दुनिया का 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, ये दुनिया के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से जो होता है एक है। ये दक्षिणी अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। दक्षिणी अफ्रीका के जो होते हैं जाम्बेजी नदी पर जो होता है स्थित है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा साझा करता है। किसकी साझा करता है? जिम्बाब्वे और जाम्बिया की जो होता है सीमा साझा करता है विक्टोरिया फॉल्स। ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स याद रखना दक्षिणी अफ्रीका में जम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया मत समझ जाना कि विक्टोरिया फॉल्स आ गए तो चला गया कहाँ पर, ब्रिटेन में, विक्टोरिया में। ये विक्टोरिया फॉल्स दक्षिणी अफ्रीका में जम्बेजी नदी पर है। ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स। आगे देखेंगे एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स देखेंगे वेनेजुएला में करोनी नदी के सहायक जो होता है चुरुड़ नदी पर जो होता है ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, वेनेजुएला में जो होता है करोनी नदी की सहायक जो होता है चुरुड़ नदी पर जो होता है ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन? एंजल फॉल्स। इगुआजू फॉल्स। इगुआजू फॉल्स देखेंगे अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच की सीमा बनाता है। ठीक है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच की जो होता है सीमा बनाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना सिस्टम होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना सिस्टम है, याद रखिएगा। इगुआजू फॉल्स दुनिया का जो होता है सबसे बड़ा झरना सिस्टम है। आगे चलेंगे ग्वायरा जलप्रपात। ये जो होता है ग्वायरा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा बनाता है। पराना नदी पर विशाल झरनों की एक श्रृंखला है। ठीक है, विशाल झरनों की क्या है? एक श्रृंखला है। कौन? पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा पर जो होता है पराना नदी पर विशाल झरनों की एक श्रृंखला है जो ग्वायरे जलप्रपात पर स्थित है। याद रखना, सीमा बनाता है कौन? ग्वायरे जलप्रपात। ठीक है, देखिए कुछ यहाँ पर जैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं। किन्हें कहा जाता है? जिन्हें प्रकृति में सरल और हानिरहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है उसे जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहते हैं। उदाहरण जैसे घरेलू अपशिष्ट हो गया, कूड़ा हो गया, मल पदार्थ हो गया, मूत्र हो गया, मल पदार्थ हो गया, सेवेज हो गया। ठीक है, कृषि अवशेष हो गए, कागज हो गया, लकड़ी, कपड़ा, मवेशियों का गोबर, जानवरों की हड्डियाँ, चमड़ा, ऊन और वनस्पति इत्यादि चीज़ जो होती हैं जिन्हें जो होता है अवशिष्ट कहा जाता है जैव निम्नीकरण प्रदूषक। जैव निम्नीकरण प्रदूषक जिन्हें प्रकृति में सरल और हानिकारक पदार्थों में क्या किया जाए? हानिकारक पदार्थों में क्या किया जाए? तोड़ा, हानिरहित पदार्थों में तोड़ा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे 12वां क्वेश्चन, संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण। ठीक है, संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन ये तो जानते हैं कि आप बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको कोई शंका नहीं होना चाहिए। लेकिन कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पहला 24वां संविधान संशोधन 1971 में संसद को जो होता मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति किसके द्वारा दी गई थी? किस संविधान संशोधन के द्वारा? 24वां संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, पहला। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ दिया है, चाहे वनडे हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, बार बार पूछा जाता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उम्र जो होता है 21 साल से घटाकर जो होता 18 साल कर दी गई। याद रखना, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए जो होता है मतदान के लिए 21 साल से घटा करके उम्र जो होता है 18 साल कर दी गई। ठीक है, 21 वर्ष की उम्र जो होता है घटा करके 18 साल कर दी गई। ये 61वां संविधान, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है।
कोई भी एग्जाम देते पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पीसीएस में आरओ में 65वां संविधान संशोधन 1990, इसमें अनुसूचित जात अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था। संविधान के 338 में संशोधन किया गया था किसके लिए? एससी और एसटी के, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग को शामिल करने के लिए जो था, आयोग का गठन करने के लिए। अगला जो था इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में 70 सदस्यीय विधानसभा दिल्ली के जो होता है 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद प्रावधान के लिए जो था दिल्ली को जो था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ठीक है, बनाया गया। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को जो होता है दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला था? 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था। तो 4 संशोधन, ठीक है, 24वां, 61वां, 65वां और 69वां, ये बात याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं पीसीएस में, आरओ में, तो फिर रिपीट किए जाएंगे। आगे जाएंगे नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारतीय संविधान के होते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। पहला अनुच्छेद सबसे ज़्यादा पूछा गया अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये पूछा गया। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के तहत व्यक्ति को धर्म का पालन, प्रचार और उसका अनुसरण करने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। व्यक्ति को जो होता है अपने धर्म का पालन, प्रचार और उनका अनुसरण करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 27 देखेंगे, किसी को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो किसी धर्म और धार्मिक संस्था के प्रचार के रख रखाव के लिए हो, ठीक है। अगर मान लो ये अपने धर्म प्रचार कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, धार्मिक प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो होता है किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। आर्टिकल 27 कहता है आपको, संविधान में आर्टिकल 27 में रखा गया है। आर्टिकल 28 में क्या रखा गया है? किसी राज्य द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर कोई राज्य है, सरकार है, जो क्या स्कूल को चला रहा है, सारे खर्चे जो राज्य सरकार दे रहा है, तो उसमें किसी एक व्यक्ति को या किसी एक धर्म की शिक्षा उसमें नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 28 पे प्रतिबंध करता है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करता है, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण बात करता है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन के अधिकार का वर्णन करता है, ठीक है। 29 जो था अल्पसंख्यक के लिए दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे 14वां क्वेश्चन क्या पूछा गया? संविधान की अनुसूचियाँ, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की अनुसूचियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया क्या? तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूचियों का बता रहे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता। पहली अनुसूची में पूछा गया देश और 28 राज्यों का उल्लेख समीक्षा अधिकारी 11 फरवरी वाले में पूछा गया था, यही पूछा गया था। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन, भत्ते और पेंशन है। तीसरी में क्या? शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी पूछा गया राज्यसभा के सीटों का उल्लेख है, ठीक है, चौथी में, ठीक है। फिर 5वीं पूछा गया है अनुसूचित जात और जनजात के क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित जात हैं, जनजातियां हैं, उनके क्षेत्रों के प्रशासन में। 6ठी अनुसूची में जो होता है जैसे असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया। यहाँ की जनजातियों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया। ये 4 राज्य याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें स्पेशल जनजाति प्रशासन का उल्लेख मिलता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच होता शक्तियों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का क्या है? उल्लेख मिलता है, ठीक है। 9वीं अनुसूची में जो था भूमि सुधार संबंधित फर्स्ट संविधान संशोधन 1991 में पहले हुआ था। पहला संविधान संशोधन जो होता है 1991 में किस पर हुआ था? भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, ठीक है। और एक और इसमें दल बदल संशोधन 91 में पाया गया है, ठीक है, उसको आगे पढ़ाएंगे हम। ग्रामीण अनुसूची में जो होता पंचायतों का प्रावधान है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है।
ग्रामीण सूची ब्राह्मण सूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्रामीण सूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायतों का प्रावधान है। ब्राह्मण सूची में नगर निकायों का प्रावधान है, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 12 अनुसूचियाँ जो होती हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अपने कॉपी पे पेन से आप इसे लिखेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, आप टेलीग्राम जुड़ेंगे, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप निकलवा सकते हैं। 15वां क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा जाता है नागरिकता भाग 2 में संबंधित अनुच्छेद से पूछा गया है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसे पूछा जाता है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति के भारतीयों की नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। और 7 में जो था पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति के भारतीयों के बारे में नागरिकता है। 6 में आने वाले को और 7 में जाने वाले नागरिकता के प्रावधान का उल्लेख है। अनुच्छेद 8 में जो होता है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, जो विदेश में रह रहे हैं भारतीय मूल के लोग हैं उनके बारे में नागरिकता के बारे में उल्लेख है। 9 में जो होता है भारतीय नागरिकता की समाप्ति की बात कही गई है। ठीक है, और 10 में जो होता है नागरिकता का बना रहने की बात की गई है। और 11 में जो होता है नागरिकता संबंधी विधि और नियम कानून बनाने की बात की गई है। 9, 10, 11 है, ये तो PCS का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समीक्षा में पूछा गया था, ABRO में। ठीक है, संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये ARO में पूछा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे संविधान का भाग। 16वां क्वेश्चन संविधान का भाग पूछा गया है। तो चलिए थोड़ी से 22 भाग हैं, लेकिन कुछ भाग की चर्चा हम करते हैं और बहुत स्पीड में कर देते हैं। और आर्टिकल भी जो होता है इसमें जो होता है आप जान जाएंगे कि आर्टिकल भी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 22 भाग की चर्चा करते हैं हम लोग। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार है 12 से 35 तक ले जो तो मूल अधिकार ये आर्टिकल है सब। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, DPSP कहा जाता है, इसे 36 से 51 तक है। भाग 4A में मूल कर्तव्य 51A में जोड़ा गया। भाग 5 में संघ है 12 से 151 तक। भाग 6 में राज्य की चर्चा की गई है 152 से 237 तक ले। अगर आर्टिकल याद है तो आप किसी भी चीज़ का बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं संविधान में। ठीक है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आर्टिकल 7 में क्या किया, राज्य की चर्चा की गई। भाग B की है 238 निश्चित की बात की गई। ठीक है, अनुच्छेद 238 में। भाग 7 में जो होता है संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, UT मतलब जो होता है केंद्र शासित प्रदेश की। ठीक है, 239 से लेकर के 242 तक ले जो होता है अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक जो होता है बारे में चर्चा है। भाग 9 में जो होता है पंचायत की बात कही गई है 243 से लेकर 243 O तक ले। और भाग 9A में जो होता है नगर पालिका है 243 OP से P से लेकर के 243 से ZG तक ले। भाग 9B में जो होता है याद रखिए, भाग 9A, भाग 9B, भाग 9 ये तीनों इंपॉर्टेंट है। भाग 9B में जो होता है सहकारी समितियां की बात कही गई जो 243 ZS से लेकर के ZT तक ले जो होता है चर्चा की गई। ठीक है, भाग 10 में अनुसूचित जात एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया 244 से लेकर 244A तक ले। ठीक है, भाग 10 याद रखिएगा अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अब भाग इसके बाद 11 आता है। भाग 11 संघ राज्य का संबंध है। आप आर्टिकल 245 से 263 तक पढ़ेंगे। भाग 12 में जो होता है वित्त संपत्ति इत्यादि का उपबंध है 264 से लेकर के 300A तक ले जो होता है रखा गया है। आर्टिकल 300A जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे हम। भाग 12 जो होता है 13 व्यापार और वाणिज्य के आर्टिकल 301 से 307 तक। भाग 14 में संघ राज्य के अधीन सेवाएं हैं आर्टिकल 300 मतलब अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 14A में जो होता है ट्रिब्यूनल है 323A से लेकर 330B तक। भाग जो होता है 15 में चुनाव है जो 324 से लेकर के 326 तक चर्चा किया गया। भाग 21 में जो होता है आपका भाग 16 में जो था विशेष उपबंध है 330 से 324-42 तक। भाग 17 में जो होता है भाषा है। भाग 17 में क्या भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाषाओं का उल्लेख क्या भाग 17 में है
343 से लेकर के 351 तक ले संसद की भाषा लोकसभा में कैसी होती है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। भाग 18 में आपात उपबंध है, जर्मनी से लिया गया है, 352 से लेकर के 360 तक ले। भाग आपको जो होता है 19 में आपके जो होता है विविध को है, तो 361 से 367 तक ले। भाग आपके 20 में संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368 के तहत दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, आपको पता है संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन भाग 20। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, आर्टिकल 369 से 392 तक ले। और भाग 21 की बात 22 की बात करें तो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ दिया गया 393 से 395 तक ले। तो ठीक है, तो ये 22 भाग थे और आर्टिकल दोनों याद रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और वैसे भी पीसीएस देने रहे हैं तो एक बार दो बार रिपीट करने के बाद आपको आ जाएगा, ठीक है। पुराने क्वेश्चन जो होते हैं आप पुराने स्टूडेंट भी जाते 2-4 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ लोग 1-2 बार पीसीएस दे भी चुके हैं, कुछ लोग मेंस भी दे चुके हैं, तो उनके लिए जो था बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है, केवल एक बार रिपीट करने की जरूरत होती है, बड़ी आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, आर्टिकल 17 पर्यावरण शब्दावली से संबंधित वैज्ञानिक, ये क्वेश्चन एक पूछा गया। जैव विविधता की जो होता है शब्द जो होता है किसने दिया था, तो WC रोशन, याद रखिएगा WC रोशन। इकोसिस्टम AG टेंसले मिलान करने के लिए भी दे सकता है, ठीक है, और वैसे भी दे सकता है। जैव विविधता WC रोशन, इकोसिस्टम AG टेंसले, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी जो था EFE फ्लाइमेंटस, हॉट स्पॉट नॉर्मन मायर्स। हॉट स्पॉट किसने, नॉर्मन मायर्स, याद रखिएगा इस बार पूछा गया था हॉट स्पॉट नॉर्मन मायर्स, ठीक है। ये पर्यावरण शब्दावलियां हैं, इसको याद रखिएगा। भारत के जो था प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, ये भी 58वां नंबर, प्रश्न नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। हमने बताया कि 50 से 60 क्वेश्चन जो थे बहुत आसानी से पा जाएंगे। आप लिख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार 2 बार पढ़ लीजिए। 50-60 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। इसके बाद करंट में आप दिखा देंगे कैसे करंट पूछा जाता है। 50-60 क्वेश्चन अगर आप पा सकते हैं तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन जो था हल नंबर पा सकते हैं, पास हो जाएंगे प्रीलिम से बड़ी आसानी से, ठीक है। अब इसी को जो होता है कोचिंग संस्थान या यूट्यूब पर देखेंगे तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, गैंडा पाया जाता है, ऐसे बढ़ाएंगे आपको यहाँ पर सारे एकत्रित मिल जाएंगे, ठीक है। तो भारत के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल की चर्चा हम करते हैं, क्या है। चलिए, पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में है, पता ही आपको। मानस भी जो होता वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है, ये भी आपको पता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है, पता है 300 से ज़्यादा पक्षियाँ आती हैं यहाँ पर। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल में, ये भी आपको पता है। नंदा देवी या फूलों की घाटी कहाँ पर, उत्तराखंड में, ये भी आपको पता है। ये तो चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट में कहाँ, ये थोड़ा याद रखिएगा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन आता है, केरल आता है, तमिलनाडु आता है, कर्नाटक आता है, गोवा आता है और महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कौन होते हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये कौन है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो होता है विश्व धरोहर स्थल है जिन्हें बार बार क्वेश्चन पूछा था और हमें लगता है उम्मीद आपको याद होगा, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, 17 सतत विकास लक्ष्य 2030। यहाँ से तो पीसीएस की गारंटी है, समीक्षा की गारंटी है, एक क्वेश्चन आना ही आना है, आना ही आना है। आपको पढ़कर जाना है, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जब तक नहीं इसको समझ में आए तब तक पढ़ो, लेकिन ये सतत विकास जरूरी होता है, ठीक है, पढ़ना। पहला लक्ष्य सरकार के क्या होना चाहिए, लक्ष्य फर्स्ट क्या होगा, SDG, गरीबी का उन्मूलन। गरीबी का उन्मूलन कैसे होगा, दूसरी लक्ष्य होगा जब भूखमरी शून्य हो जाएगी, शून्य भूखमरी करिया जाए, शून्य भूखमरी हो जाएगा। जब भूखमरी खत्म हो जाएगी तो तीसरा लक्ष्य होगा कि अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली जीवन होगा। भूखमरी खत्म हो गई, गरीबी खत्म हुआ तो भूखमरी खत्म होगी, तो अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली होगा। फिर इसके बाद जब स्वास्थ्य अच्छा होगा, खुशहाली मन में होगी, तो चौथा लक्ष्य जो होता क्या होगा, गुणवत्ता शिक्षा होगी, शिक्षा दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो होता है लैंगिक भेदभाव खत्म हो जाएगा, अर्थात लैंगिक समानता की बात की जाएगी।
इसके बाद उनको जो था स्वच्छ जल और स्वच्छता क्या किया जाएगा, वहाँ पर जब पढ़ लिख लेंगे ज़्यादा तो स्वच्छ जल और स्वच्छता अभियान के तहत उन्हें स्वच्छ बनाया जाएगा है। इसके बाद जो था उनको सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराया जाएगा, 7वां लक्ष्य होगा। 8वां लक्ष्य सरकार का होगा कि अच्छा कार्य और आर्थिक विकास किया जाए। लक्ष्य 9 क्या हो जाएगा, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा का विकास होगा। लक्ष्य 10 क्या है, असमानता कम किया जाएगा, समानता में क्या असमानता कम किया जाएगा। लक्ष्य 11 का टिकाऊ शहर और समुदाय की व्यवस्था होगी, ठीक है। फिर इसके बाद लक्ष्य 12 क्या होगा, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन की बात की जाएगी। लक्ष्य 13 क्या होगा, जलवायु कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन की बात, जल के नीचे जीवन। लक्ष्य 15 का भूमि पर जीवन, ठीक है। और लक्ष्य जो होता है आपका 16 जो होता है क्या है, शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं। लक्ष्य 17 लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी। ये 17 लक्ष्य आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% गारंटी के साथ करते, 200% गारंटी के साथ करें, यहाँ से क्वेश्चन जो होता है पूछा जाएगा। तो चलेंगे इसमें फिर से एक बार देख लीजिए। लक्ष्य 1 गरीबी, लक्ष्य 2 शून्य भूखमरी, लक्ष्य 3 को अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली जीवन, लक्ष्य 4 को गुणवत्ता शिक्षा, लक्ष्य 5 लैंगिक समानता, लक्ष्य 6 स्वच्छ और स्वच्छता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, लक्ष्य 7 जो होता सेवन सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, लक्ष्य 8 अच्छा कार्य और आर्थिक विकास, लक्ष्य 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, लक्ष्य 10 असमानता कम करना, लक्ष्य 11 टिकाऊ शहर और समुदाय, लक्ष्य 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, लक्ष्य 13 जलवायु कार्यवाही, लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन, लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन, लक्ष्य 16 शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं, लक्ष्य 17 लक्ष्य प्राप्त करने के साझेदारी। ये पूरा 17 लक्ष्य आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे और उसे बार बार पढ़ेंगे, तब आप जाकर क्वेश्चन तैयार हो जाए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 19 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। अगला क्वेश्चन आपके पूछता है अकबर के महत्वपूर्ण कार्य पूछे गए हैं। हमने बताया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग, फिर नए क्वेश्चन उसी पे जोड़ रहे हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उसी टॉपिक से नया क्वेश्चन उसमें जो छोटा सा उसमें जोड़ दिया गया है, बस इतना ही किया गया, जिससे आयोग कहीं से क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर जो होता है आसानी से दे सकें, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बार बार जो होता है रिपीट किए गए हैं। अकबर के महत्वपूर्ण कुछ कार्य क्या क्या है। पहला, 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। फिर 1562 में ही जो होता है अकबर ने जो होता है हरमदल से मुक्ति कराया, ठीक है, हरमदल से मुक्ति मिला। 1563 में जो होता तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने समाप्त कर दिया। फिर 1564 में क्या काम किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया, नोट करते रहेंगे, ठीक है। 61, 62, 63 और 64। और 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और राजधानी आगरा को फतेहपुर स्थानांतरित किया, ठीक है। राजधानी आगरा से जो था फतेहपुर जो था स्थानांतरित कर दिया गया था, कब, 1571 में अकबर ने, ठीक है। और क्या काम किया, 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई। 1579 में महाजर की घोषणा की गई। 1580 में दहसाला प्रणाली लागू किया, किसके द्वारा, टोडरमल के द्वारा। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दहसाला प्रणाली अकबर ने किसके द्वारा लागू किया गया था, अर्थात टोडरमल के द्वारा लागू की गई थी। 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा की गई थी, बाद में से समाप्त कर दिया गया, ठीक है, दीन ए इलाही की घोषणा। ये पूरा डेटा आपको पढ़ना है और इसको जो होता है लिख करके जो होता है याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है, बार बार इसे जो होता है पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, महत्वपूर्ण अभिलेख। अगला पूछा गया महत्वपूर्ण अभिलेख क्या क्या। अब से क्वेश्चन अभिलेख में क्या क्या पूछे गए हैं। पहला अभिलेख जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें किसका मिलता है, कलिंग राजा खारवेल की चर्चा, कलिंग के राजा खारवेल की चर्चा है। फिर जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, रुद्रादामन की बात कही गई, राजा रुद्रादामन के शासक की बात की गई। नासिक अभिलेख में जो होता गौतमी बलश्री की बात हुई है।
प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की बात चर्चा है, समुद्रगुप्त की चर्चा है। एहोल अभिलेख में जो होता है पुलकेशन द्वितीय की चर्चा है, पुलकेशन द्वितीय के बारे में है। ठीक है। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोमर्मन, देख लीजिए। हाथी गुम्फा में कलिंग राजा खरबेल, जूनागढ़ या गिरनार में अभिलेख में रुद्रादामन, नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ में जो होता है समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए ना, बहुत बार पूछा गया। प्रयाग स्तंभ में समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोबर्मन। ठीक है। और ग्वालियर अभिलेख में जो होता है किसका उल्लेख है? प्रतिहार नरेश भोज की, प्रतिहार राजा नरेश भोज की है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख में, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त की चर्चा मिलती है। ठीक है। देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल शासक विजय सेन की चर्चा है, देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल शासक विजय सेन की चर्चा है। ये अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अब तक पीसीएस में एग्जाम में इतना अभिलेख पूछा गया। हाथी, जूनागढ़, नासिक, प्रयाग, एहोल, मंदसौर, ग्वालियर, भीतरी और देवपाड़ा, ये इतना अभिलेख आरओ और यारो और समीक्षा में, कहने का मतलब पीसीएस में क्वेश्चन में पूछा गया था। इतने अभिलेख यहाँ से रिपीट होता है, आप हल कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ से पेशवाओं के काल के मराठा की बात करते हैं। पेशवाओं जो होता है, पेशवाओं के काल में मराठा का शासन। पहला जो होता है बालाजी विश्वनाथन 1713 से 20, फिर बाजीराव प्रथम आए 1720 से 1740, बालाजी बाजीराव आए 1740 से 61, नाना साहब और पानीपत के तीसरा युद्ध जो होता है 24 जनवरी 1961 को हुआ था। ठीक है। फिर माधवराव प्रथम आए 61 से लेकर के 72 तक शासन किए थे। ठीक है, 72 तक। फिर नारायण राव आए, फिर क्या 72 से लेकर के 73 तक, क्रम याद रखिएगा। फिर माधव नारायण राव आए। ठीक है। फिर 1774 से 95 में, फिर बाजीराव द्वितीय आए 1795 से 1818 तक बाजीराव द्वितीय। ठीक है। पहले बाजीराव प्रथम 1720, फिर बाजीराव द्वितीय। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरवर्ती मुगल शासक। ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन कौन थे? बहादुर शाह पहला। ठीक है, शाह ए बेखबर कहा जाता था। बहादुर शाह को क्या कहा जाता? 1207 से लेकर के 1712 ईस्वी तक शासन किया था, इसे शाह ए बेखबर कहा जाता था। ठीक है। फिर इसके बाद जहांदार शाह आया, इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, ये पूरा याद रखिएगा, ये जो लिखाए हैं। ठीक है, शाह ए बेखबर किसे कहा जाता था? बहादुर शाह। लंपट मूर्ख कौन था? जहांदार शाह। पूछा गया आपसे क्वेश्चन। 1712 से 1713 तक शासन था। फिर फर्रुख सियर आया 1713 से 1719 तक इसे घृणित कायर कहा जाता था। फर्रुख सियर को जो था घृणित कायर कहा जाता था। ठीक है। मोहम्मद शाह जो होता है इसे रंगीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रंगीला। 1719 से लेकर 1748। मोहम्मद शाह इतना रंगीला था को महिलाओं का वस्त्र पहन करके दरबार में चला जाता था, ऐसा शासनकाल का था, रंगीला था, याद रखिएगा। फिर अहमद शाह 1748 से 54 तक फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 59 तक फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1860 ईस्वी तक फिर अकबर द्वितीय शासनकाल था, 1806 से लेकर 1837 तक शासनकाल था। फिर बहादुर शाह जफर थे, 1837 से लेकर के 1857 तक बहादुर शाह जफर थे। तो ये थे उत्तरवर्ती मुगल शासक। कौन थे? उत्तरवर्ती मुगल शासक थे। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 67 से लेकर 69 के बीच मद्रास की संधि हुई थी। इसमें हैदर अली और अंग्रेज गवर्नर बैरलस्ट के बीच में हुआ था। हैदर अली और अंग्रेज गवर्नर कौन था? बैरलस्ट के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की क्या हुई थी? हार हो गई थी। अंग्रेज इसमें क्या हो गया था? हार। हैदर अली की विजय हुई थी और अंग्रेजों की जो थी पराजय हुई थी। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से लेकर 84 तक चला, अंग्रेज और मैसूर का युद्ध। मंगलौर की संधि इसी द्वारा समाप्त किया गया था इसे। ठीक है।
हैदर अली और अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग के बीच हुई थी। ठीक है, हैदर अली और वारेन हेस्टिंग के जो था बीच युद्ध लड़ा गया था और मंगलोर की इसमें संधि हुई थी। ठीक है, फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से लेकर के 92 में। इसमें जो था जो संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। संधि याद करिएगा, संधि पूछा गया था। ठीक है, संधि मिलान करने के पूछा। मद्रास की संधि प्रथम, मंगलौर की संधि द्वितीय, श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 90 से 92 किनके गीत के बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेज गवर्नर जो था अंग्रेज लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। ठीक है, लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हो गई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेज कॉर्नवालिस की लड़ाई किसके द्वारा समाप्त हो गई थी? संधि के द्वारा समाप्त कर दी गई थी श्रीरंगपट्टनम में। फिर चौथा अंग्रेजों से युद्ध हुआ, चौथा मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में देखा जाए तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1797 से लेकर के 99 ईस्वी तक। टीपू सुल्तान और अंग्रेज लॉर्ड वेलेजली के बीच में हुआ था। टीपू की हार हुई और युद्ध के मध्य वो दिवंगत हो गया था और मैसूर शक्ति का यहीं पर पतन हो गया था। तो अंतिम जो होता है टीपू सुल्तान के मरने के बाद जो होता है मैसूर का जो होता पतन माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली के बीच टीपू की हार हो जाती है और युद्ध में टीपू क्या हो जाता है? दिवंगत हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आपको पता है बौद्ध संगीतियाँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बौद्ध संगीतियाँ आपको पढ़ना है। ठीक है, ये चाहे समीक्षा दें, चाहे सहायक समीक्षा दें, चाहे आप जो होता है पीसीएस दें, आपको पूछना है। प्रथम बौद्ध संगीतियाँ आपको पता है राजगिरी में हुई थी, 483 ईसा पूर्व की बात है। शासक उसमें कौन था? हर्यक वंश का शासक था, अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। शासक कौन था? अजातशत्रु था। अध्यक्षता कौन कर रहा था? महाकश्यप। इसमें आनंद ने सूत्र पिटक की रचना की थी। आनंद ने क्या किया था? सूत्र पिटक की रचना की, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का समावेश है। बुद्ध के शिक्षाओं का समावेश किसमें है? सूत्र पिटक में। याद रखना, आनंद ने जो होता सूत्र पिटक की जो होता रचना की थी, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का जो होता समावेश का वर्णन मिलता है। अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था। शासक अजातशत्रु था, हर्यक वंश का था, अध्यक्ष महाकश्यप था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीतियाँ राजगिरी में हुई थी। इसके बाद द्वितीय संगीत बौद्ध संगीतियाँ की बात करें, द्वितीय बौद्ध संगीतियाँ जो थी कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में। शासक कौन था? शिशुनाग वंश था, अर्थात कालाशोक। शिशुनाग वंश का कालाशोक था। ठीक है, शासक कौन था? कालाशोक, वैशाली में। अध्यक्ष कौन था? सबकामी था। ठीक है, बौद्ध व्यवस्था स्थिरवादियों और महासंघिकों में विभाजित हो गया था। जो बौद्ध व्यवस्था थी दो भागों में बट गई थी, स्थिरवादियों और महासंघिकों के बीच में जो था ये विभाजित हो गई थी वैशाली में। ठीक है, तृतीय जो होता है बौद्ध संगीतियाँ की बात करते हैं, तृतीय। अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्या है? तृतीय बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में हुई थी। शासक कौन था? मौर्य वंश था। ठीक है, मौर्य वंश का शासक था कौन? अशोक के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तुष्य था। ठीक है, यहाँ पर अभिधम्म पिटक का संकलन इसी परिषद में किया गया था। अभिधम्म, ठीक है, अभिधम्म पिटक का संकलन इसी पर बौद्ध जो था धर्म प्रचारकों को विभिन्न देशों में भेजा गया था। ठीक है, जो बौद्ध धर्म थे इनको प्रचारकों के लिए विभिन्न देशों में जो था भेजा गया था तृतीय संगीत में। ठीक है, अगला देखेंगे, लास्ट क्या था? चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था। ठीक है, 72 ईसा पूर्व में ईस्वी में, चतुर्थ में कश्मीर में हुआ था। शासक कौन था उसमें? कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। याद है कि शासक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश के शासक कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है, कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे और अश्वघोष थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष वसुमित्र थे। बौद्ध रत्न को जो होता यहीं पर जो था चतुर्बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान में जो होता विभाजित हुआ था। तो ये बौद्ध धर्म जो होता है दो भागों में बट गया था, एक तो हीनयान, दूसरा महायान। ठीक है, कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, कुंडलवन में, और शासक कनिष्क था वसुमित्र के अध्यक्ष में और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे इनके। ठीक है, तो ये चार बौद्ध संगीतियाँ जो होती हैं बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए था।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हमने आपको बताया 150 क्वेश्चन टारगेट है, जिसमें जो होता है हमने बताया कि 4 वीडियो आपके पढ़ेंगे, 4 वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये गारंटी हमारी है। ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर का पेपर जो होता है 2012 से लेकर के जो होता है 2012 से लेकर के 2023 तक ले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं है। आप किसी प्रीवियस पेपर को हल करते समय यहाँ से ये क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इसलिए गारंटी लेते हैं कि पूरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप देखेंगे, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, समाहर्ता किसे कहा जाता है? आय का संग्रहकर्ता को समाहर्ता कहा जाता था। सन्निधाता किसे कहा जाता था? सन्निधाता जो था राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। कौन? राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रशासता किसे कहा जाता था? कारागार का अध्यक्ष होता था। किसका? कारागार का अध्यक्ष होता था। नायक किसे कहा जाता था? नगर का अध्यक्ष होता था, नगर रक्षक अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष किसे कहा जाता? राजकीय कृषि भूमि संरक्षक था। राजकीय कृषि भूमि का संरक्षक को जो था सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद जो होता था पांड्याध्यक्ष किसे कहा जाता था? वाणिज्य विभाग का प्रमुख होता था। वाणिज्य विभाग का प्रमुख होता था, उसे हम पांड्याध्यक्ष कहा जाता था। ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है कि ये कौन से हो गया? मौर्यकालीन प्रशासन का था। अब इसमें वैदिक कालीन के जो होता कालीन का प्रशासन में क्या कौन कौन से क्या था? क्वेश्चन नंबर 27 मौर्यकालीन और वैदिक कालीन प्रशासन का, 2 प्रशासन का उल्लेख सबसे ज़्यादा पीसीएस और आरओ में पूछा गया है। कुलपति किसे कहा जाता था? परिवार के मुखिया को कुलपति कहा जाता था, और ग्राम के मुखिया को जो था ग्रामीणी कहा जाता था। जासूस या संदेशवाहक जो होता था इस्पास कहा जाता था। चारागाहों के अधिकारी को क्या कहा जाता था? ब्रजपात कहा जाता था। राजस्व संग्राहक जो होता था भागदू था। कौन था? भागदू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भागदू जो होता था राजस्व था, अधिकारी था भागदू। ठीक है, पुलिस अधिकारी कौन होता था? जीवगिरी। जीवगिरी को जो था पुलिस अधिकारी कहा जाता था। लेखपाल को क्या कहा जाता था? अच्छवपा। अच्छवपा जो होता लेखपाल को कहा जाता था। मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? अथापति। कोषाध्यक्ष को संग्रही हित्री। बढ़ई को क्या कहा जाता था? तक्षण। संदेशवाहक जो होते थे उन्हें कहा जाता था पलगला। पलगला को क्या कहा जाता था? संदेशवाहक। याद रखना, पलगला। ठीक है, और जो था वनों और खेलों का रक्षक को क्या कहा जाता था? गोविंद, अर्थात गोविंद काटना या ठीक है गोविंद काटना या गोविंद काटना जो कहा जाता था, वनों और खेलों के रक्षक को जो होता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था वैदिक कालीन और मौर्यकालीन के शासन के बारे में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में क्या पूछा गया? उत्तर प्रदेश के पश्चिम स्थित 8 महाजनपदों क्षेत्रों में उसकी राजधानी है। ये आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वनडे हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। यहाँ उत्तर प्रदेश के जो होते हैं उनके बारे में जो होता है 8 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद अकेले उत्तर प्रदेश में थे। याद रखना, अकेले 16 महाजन पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद जो थे उत्तर प्रदेश में थे। पहला है मल्ल। मल्ल महाजनपद में कौन कौन से अब इस समय जिला विभाजित हैं? देवरिया है, बस्ती है, गोरखपुर है, सिद्धार्थनगर, ये जिले आते हैं किसमें? मल्ल महाजनपद में आते थे। ठीक है, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर। इसकी राजधानी कौन थी? कुशीनारा और पावा। ठीक है, कुशीनारा और पावा इसकी क्या थी? राजधानी थी। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनारा और पावा। ठीक है, इसके बाद जो होता है दूसरा राजधानी महाजनपद कौन था? काशी, तो वर्तमान में वाराणसी है। ठीक है, तो तीसरा जो महाजनपद था कौशल, जो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच जिले के अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी अयोध्या थी और श्रावस्ती। ठीक है, कौशल की राजधानी कौन थी? अयोध्या या श्रावस्ती। चौथा जो था वत्स था, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर जिले आते हैं। ठीक है, वत्स महाजनपद में कौन आता है? वत्स महाजनपद में इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर जिले आते हैं। राजधानी इसकी क्या है? कौशाम्बी। राजधानी क्या है? वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। फिर इसके बाद पाँचवा था छेद, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। छेद जो था महाजनपद कौन? बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। इसकी राजधानी कौन थी? शक्तिमती। राजधानी कौन थी? शक्तिमती थी। ठीक है, इसके बाद जो होता है छठा जो होता है पंचाल है। पंचाल में जो होता है रोहिलखंड का पश्चिमी यूपी भाग आता है। रोहिलखंड का पश्चिमी यूपी भाग आता है। इसकी राजधानी कौन थी? अहिच्छत्र काम्पिल। ठीक है, राजधानियाँ कौन थी? अहिच्छत्र या
काम्पिल थी। फिर 7वां जो होता सूरसेन होता है, सूरसेन जो ब्रजमंडल क्षेत्र आता है। इसकी राजधानी कौन थी? मथुरा। सूरसेन की राजधानी कौन थी? मथुरा। ठीक है। 8वां जो होता कुरु है, कुरु की राजधानी कौन थी? इंद्रप्रस्थ जो मेरठ और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा आता है। ठीक है। ये 8 महाजनपद की राजधानियाँ आप बहुत दिमाग में रखेंगे, बार बार राजधानियाँ मिलान करने के लिए आता है। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के महाजनपदों की राजधानियाँ आप याद रखेंगे। ठीक है। कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, पंचाल की राजधानी काम्पिल्य और अहित क्षेत्र, चेत की राजधानी शक्तिमती, वर्ष की कौशाम्बी, कौशल की अयोध्या श्रावस्ती, काशी को वाराणसी अर्थात मल्ल की राजधानियाँ कुशीनारा और पावा। ठीक है। ये 8 महाजनपदों की राजधानियाँ हैं, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपको 35 क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। ठीक है। 4 भागों हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है। 4 भाग में 35 हमने क्वेश्चन जो था डिवाइड कर दिया 150 क्वेश्चन को। चलिए गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाइयों के बारे में आरोही क्रम। गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई के बारे में आरोही क्रम में क्या है? पहले देश या राष्ट्रभुक्ति, फिर विषय, फिर विधि, फिर पेठ, फिर ग्राम आता था। कौन पहले? देश या राष्ट्रभुक्ति कहलाता था, या कभी कभी दे देता केवल भुक्ति, उसके बाद विषय, इसके बाद विध, इसके बाद पेठ, इसके बाद ग्राम होता था। ठीक है। ये गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम है। ठीक है। इसके बाद जो होता क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया? सैयद वंश के शासक के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। खिज्र खान 1414 से 1421 रैयत ए आला कहा जाता था। मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 1445, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से लेकर के 1451 तक, 1445 से लेकर के 1451 तक जो था कौन थे? सैयद वंश के शासक थे। ठीक है। आगे देखेंगे मध्यकालीन इतिहास की अत्यधिक महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। जो मध्यकालीन इतिहास की जो होती हैं अत्यधिक महत्वपूर्ण जो तक पुस्तकें और उनके लेखक की चर्चा करेंगे। चलिए ताज उल मसीर हसन निजामी। ताज उल मसीर कौन थे? हसन निजामी। तबकात ए नासरी मिनहाजुद्दीन सिराज, याद रखिएगा पुस्तक का नाम याद रखिएगा, ताज उल मसीर हसन निजामी, तबकात ए नासरी मिनहाजुद्दीन सिराज, फवाद उल फवाद अमीर हसन देहवली, तारीख़ ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, याद रखिएगा तारीख़ ए फिरोज शाही कई बार पूछा गया। फिरोज शाही मतलब फिरोज तुगलक नहीं बल्कि कौन? जियाउद्दीन बरनी। फुतहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक, फुतहात ए फिरोज शाही मतलब फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद फुतु उल सतालीन अर्थात सलातीन अब्दुल मलिक इसामी। ठीक है। फुतह उस सालतीन जो था अब्दुल मलिक इसामी। ये था क्वेश्चन नंबर 31। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अमीर खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो का जो था हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे समीक्षा हो, अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किरान उस सदेन, इसमें बुगरा खां और उसके बेटे कैकुबाद के मिलन का वर्णन मिलता है। ठीक है। इसकी रचना है अमीर खुसरो की रचनाएं की बात कर रहे हैं हम। किरान है उस सदन की रचना जो था इसमें किसकी रचना किया है? बुगरा खां और उसके बेटे कैकुबाद के जो था मिलन का वर्णन कर रचना किया गया। और मिफ्ताह उल फतह इसमें किसकी रचना की गई है? जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों आदि का वर्णन किया गया। जलालुद्दीन खिलजी और सैन्य अभियान का जो था वर्णन किया गया है। खजाइन उल फतह इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन का वर्णन है। ठीक है। खजाइन ए फतह जो होता है अलाउद्दीन खिलजी के शासन का वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। खजाइन उल फतह अलाउद्दीन खिलजी के जो होता है शासन का वर्णन। इसके बाद जो होता है नूर सिपेहर मुबारक खिलजी की चटुकारिता का पूर्ण वर्णन है। नूर सिपेहर में जो होता है मुबारक खिलजी की जो होता है चटुकारिता का पूर्ण वर्णन है। आसिका गुजरात के राजकरण की पुत्री देवल की रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खान की जो था प्रेम गाथा का वर्णन मिलेगा आपको। ठीक है। आसिका में किसकी? गुजरात की जो था राजकरण की पुत्री देवल की रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खान की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। तुगलकनामा में क्या? गयासुद्दीन तुगलक की विजय
का चित्रण और खुसरो के शाह के साथ उसका संघर्ष का वर्णन है। तुगलकनामा में किसके, गयासुद्दीन तुगलक की विजय का इसमें चित्रण मिलेगा और खुसरो शाह के साथ जो था उनके संघर्ष का वर्णन मिलता है तुगलकनामा में। ये पुस्तकें उनकी याद रखिएगा, अमीर खुसरो की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण और शासक। ठीक है, अलाउद्दीन जब खिलजी आक्रमण किया था उस समय शासक कौन था। देवगिरी पर पहली बार आक्रमण किया 1296 में, उस समय शासक कौन था, रामचंद्र। गुजरात में किया 1299 में, उस समय शासक था रायगढ़। ये क्वेश्चन पूछा गया है, रायगढ़। रणथंभौर में शासन किया था 1301 में, उस समय शासक था हमीरदेव शासक था। चित्तौड़ में जब 1303 में जो होता है अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया, रतन सेन वहाँ के शासक थे। मालवा में 1305 में जो होता है जब आक्रमण किए तो महलक देव जो होता है वहाँ के शासन थे। कौन थे, महलक देव वहाँ के शासन थे। देवगिरी में जो होता 1306 में जो तो उसने क्या किया, आक्रमण किया, तो रामचंद्र वहाँ का शासक थे। कौन थे, रामचंद्र वहाँ के शासक थे। ठीक है, और वारंगल में जब वो आक्रमण किया 1309 में तो रुद्रदेव वहाँ के शासक थे। द्वार समुद्र में 1311 में जब आक्रमण किया तो होशेल वंश के शासक थे। कौन थे, होशेल वंश के शासक थे। ठीक है, ये शासक जो था याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के जब उसने आक्रमण किया था कौन कौन तो भारत में शासन कर रहा था उनके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी रखेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, औरंगजेब के शासनकाल के युद्ध की चर्चा करेंगे। औरंगजेब के शासनकाल के युद्ध में बनारस के पास सुजा की हार हुई फरवरी 1658 में। फिर धर्मत की लड़ाई अप्रैल 1658 में, ये मिलान करने के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सामूगढ़ की लड़ाई मई 1698 में, ये बहुत डेट याद रखेंगे इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मिलान करने के लिए आता है, बार बार गलत हो जाता है। सामूगढ़ की जो था लड़ाई मई 1698 में। खाजवा का युद्ध हुआ जनवरी 1659 में। देवराई का युद्ध लड़ा गया अप्रैल 1659 में, याद रखिएगा। पहले बनारस का सुजा की हार हुई थी, बनारस के युद्ध के बाद धर्मत का युद्ध हुआ, धर्मत के बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ, सामूगढ़ के बाद खजवा का युद्ध हुआ, खजवा के बाद देवराई का युद्ध हुआ। ये डेट याद रखेंगे, मिलान करने के लिए बार बार आता है। औरंगजेब की जो लड़ा गया युद्ध था, ये मिलान करने के लिए बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, हमने बताया कि 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन। इसके बाद जो होता है फिर आपको 4 दिन में ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, 4 दिन में ये टॉपिक क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे 3 दिन में ही समाप्त करने के लिए, कि 3 दिन में टॉपिक पूरा समाप्त कर दें। चलिए, पहला क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह कब हुआ। ठीक है, महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह का क्रम है। सन्यासी विद्रोह हुआ 1763 में। फिर पाइक विद्रोह हुआ 1817 में, मिलान करने के लिए आएगा। भील विद्रोह हुआ 1818 में। छोटा नागपुर का विद्रोह 1822 में। रामोसी विद्रोह 1822 में। अहोम विद्रोह 1828 में। ठीक है, बहावी विद्रोह 1830 में, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह 1763, पाइक विद्रोह 1817, भील विद्रोह 1818, छोटा नागपुर का विद्रोह 1822, रामोसी विद्रोह 1822, अहोम विद्रोह 1828, बहावी आंदोलन 1830। ठीक है, इसके बाद जो होता है कोल विद्रोह जो हुआ 1831, कूका विद्रोह 1840, संथाल विद्रोह 1855, फिर मुंडा विद्रोह 1895, ताना भगत आंदोलन 1934, एका विद्रोह 1921, मोपला विद्रोह 1921, रंपा विद्रोह 1922। ये सारे विद्रोह आप नोट करेंगे। नोट करने के बाद जो होता है इन विद्रोहों को क्रम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रखेंगे। ठीक है, ये आपका 35 क्वेश्चन जो होता कंप्लीट हुआ। ठीक है, मान लीजिए और भी आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो होता चल रहा है, करंट का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। करंट का जो होता अलग वीडियो है, ये टेस्ट सीरीज अलग वीडियो, जो क्विज क्वेश्चन आज मारा गया वो अलग वीडियो, सबका अलग अलग वीडियो है। तो आप जो होता है इसे देख सकते हैं। हमें बहुत
कम समय में एक लंबी जंग लड़ना होगा। तो आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद जो होता है कल आपको बताते हैं, और इस बार जो तक करंट वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, करंट वीडियो इसमें देखेंगे। तो एक दो चीज़ें इसमें रखनी पड़ेंगी। एक तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर रखने होंगे, एक तो टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट सीरीज डेली लगाएंगे, तभी आपका कल्याण होगा अच्छे नंबर से। और करंट का 2.5 से 3 घंटा करंट पे रखेंगे, क्योंकि 25 से लेकर के 35 नंबर तक ले करंट का इसका रूल होता है। ठीक है, 25 से 35 लिए करंट पे ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से। इसके बाद जो होता है हमें करंट करने के बाद जो होता है, इसके बाद हम क्या करेंगे जो होता है, फिर यहाँ पर क्विज क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ेंगे। क्विज क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ेंगे। जो हमने 35 क्वेश्चन दिया है इसे 2 बार पढ़िएगा। 4 दिन में आपका क्विज क्वेश्चन तैयार करवा देंगे। 40 से 50 क्वेश्चन, 50 से 60, 40 नहीं बल्कि 50 से 60 क्वेश्चन जो होता है क्यूज से आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्यूज क्वेश्चन, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पर क्लास समाप्त किया जाता है, फिर कल मिलते हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी अभी थोड़ी देर बाद।